दिल्ली से गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग बेकाबू। रविवार शाम लगी आग अभी तक काबू में नहीं। आसपास के इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बना दी है। दिल्ली सीएम की सेहत पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। राहुल रेवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। आप तिहाड़ जेल प्रशासन पर उठाए सवाल। और आज यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पीएम आज अलीगढ़ हाथरस में करेंगे रैलियां। बीजेपी या प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल दौरा अलाजुबा और में करेंगे प्रचार। दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए चुनावी शोर। सियाचिन दौरे के लिए हुए रवाना रक्षा मंत्री आज दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से करेंगे संवाद। एक्स पर किया पोस्ट। चार धाम के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन 6 दिन के अंदर 12.48 लाख पंजीकरण। लगातार बढ़ रहा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से अहम खबर। मिशन 80 को लेकर बीजेपी का फोकस लगातार इसी रणनीति के साथ आगे प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बीजेपी ने बढ़ाया बूथ पर फोकस और दूसरे चरण के लिए रणनीति पर काम जारी है। पन्ना प्रमुखों को हर बूथ पर तैनात किया जाएगा। हर बूथ से वोटर निकलने पर फोकस किया जाएगा और हर घर से वोटर को निकालने की जिम्मेदारी अब बीजेपी ने ली है। एक पन्ना प्रमुख 60 वोट निकालने पर फोकस करेगा और सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों को अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस नजर आ रहा है और इसी फोकस के साथ अब ये जिम्मेदारी विधायकों को भी सौंपी जाएगी। दूसरे चरण के लिए अब नई रणनीति की शुरुआत और इस हर एक बूथ पर पन्ना प्रमुखों की तैनाती होगी ताकि वो मतदाताओं को पूरी तरीके से वोट के लिए बूथ तक पहुंचा सके। हर घर से वोटर को निकालने की एक अहम जिम्मेदारी अब इन सियासतदानों को सौंपी जाएगी। एक पन्ना प्रमुख 60 आपको बता दें बूथों पर तैनात किए जाएंगे। सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों तक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि हर घर से वोटर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करे। तो एक अहम जिम्मेदारी दूसरे चरण के शुरुआती दौर को लेकर अब एक नई रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी की सामने आ रही है। पन्ना प्रमुखों की तैनाती इस लिहाज से कि हर बूथ से वोटर निकालने पर फोकस किया जाए ताकि हर घर से वोटर को निकाला जा सके और बूथों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि लगातार पहले चरण के मतदान में जो देखा गया कि करीब जो प्रतिशत है, जो आंकड़ा है वोटिंग का परसेंटेज, वो कई सवाल उठा रहा है। इस बार जो परसेंटेज है वो पिछली बार की अपेक्षा बेहद कम है और इस लिहाज से भी इस रणनीति को जोड़कर देखा जा सकता है कि अब हालांकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। बावजूद इसके पहले चरण में देखने को मिला कि जो बूथ स्थल तक ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी वोटिंग हुई, परसेंटेज अच्छा खासा सामने आया, लेकिन खास तौर पर शहरी क्षेत्रों का अगर जिक्र किया जाए तो वो वोटिंग परसेंटेज सामने नहीं आ सका। 2 बजे के बाद का जो आंकड़ा रहा वो बेहद कम रहा और इसी लिहाज से भी इससे भी इस रणनीति को जोड़कर देखा जा सकता है। संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरे चरण के मतदान को लेकर है नई रणनीति सामने आ रही है कि अब पन्ना प्रमुखों की हर बूथ पर तैनाती होगी। संदीप, तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत काम करने जा रही है, यानी कि कहीं न कहीं पन्ना प्रमुखों के पास बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। वजह यह है कि जिस तरीके से प्रथम चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे चरण के लेकर के रणनीति जो है वो दूसरी बदल दी है। यानी कि साफ है कि पन्ना प्रमुखों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है और अपने अपने क्षेत्रों में पन्ना प्रमुखों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही साथ में वो बूथ
स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी होना चाह रही है। यानी कहीं ना कहीं जो बूथ स्तर जब है, जब वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। तो यानी कि मिशन 80 के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि पहले चरण के जो मतदान हुए उस मतदान में जो परसेंटेज आया है वो काफी कम आया है। उसको लेकर के अब जिम्मेदारियां जो है पन्ना प्रमुखों के कंधों पर डाल दी गई है। साफ तौर पर पन्ना प्रमुख अब क्षेत्रों में रहेंगे और क्षेत्रों में रह करके बूथ स्तर को मजबूत करने का जो उनका एक मकसद होगा उस पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इस रणनीति के साथ ये आसान होगा कि मतदाताओं को घर से निकाला जा सके, बूथ स्तर तक पहुंचाया जा सके और वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके? क्या लगता है ये संभव है इस रणनीति के साथ? है कि एक पन्ना प्रमुख 60 वोटरों के केंद्रों घरों तक जाएंगे, वहां पर उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर के रिजल्ट जो है आगे जो है प्रेषित किया जाएगा। जी संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल संदीप, हमारा सवाल अगला ये है कि जो एक नई रणनीति निकलकर सामने आई है और जाहिर सी बात है ये रणनीति इसे लिहाज से जोड़कर देखी जा रही है कि पहले चरण में जो परसेंटेज है वो बेहद कम रहा ग्रामीण क्षेत्रों से अगर कंपेयर किया जाए शहरी क्षेत्रों का, तो अब क्या लगता है दूसरे चरण में ये नई रणनीति कारगर सिद्ध होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत काम कर रही है, तो साफ तौर पे वहां पर भारतीय जनता पार्टी काम करने में प्रयास कर रही है जहां पर उनके परसेंटेज बहुत कम आया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से परसेंटेज देखने को मिले हैं, यानी कहीं ना कहीं वो परसेंटेज बहुत बेहद कम रहे हैं। हालांकि अब पन्ना प्रमुखों को ये जिम्मेदारी दी गई है तो निश्चित तौर पर जो वोट बैंक है उनको पूरी तरीके से किया जाएगा। यानी कि साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि घर घर हर एक पन्ना प्रमुख घर जाए और घर पर जाकर के लोगों से संवाद करे, जनता के बीच में उतर करके संवाद करे, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है खास तौर पे जो वो वोट करने नहीं निकल पा रहा है वो निकल करके बूथ तक पहुंचे। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को पूरी तरह बढ़ाने के लेकर के एक नए योजना के अंतर्गत इस बार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संदीप, लेकिन ऐसे में ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि समय कम बचा है दूसरे चरण के मतदान को लेकर, यानी कि 26 को मतदान होना है और इसको लेकर चुनावी जनसभाओं का दौर एक तरफ और उन तमाम योजनाओं को उन चुनावी जनसभाओं में गिनाने का एक बड़ी जिम्मेदारी की जनता के बीच में कैसे अपनी बात को रखना है, एक वो रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी, साथ ही ये कैसे संभव हो पाएगा इतने कम समय में कि हर घर जाकर मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाया जा सके। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे लक्ष्य बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपना बड़ा संगठन है, उस संगठन के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर काम करती है और शायद यही वजह है कि लगातार जो संवाद जो है सीधे बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक लक्ष्य है यूपी में कि मिशन 80 है और मिशन 80 ना सही तो लेकिन लगभग 70 के आसपास जो है अपने वोट बैंक को देख रही है, यानी कि सीटें देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस लक्ष्य को पाने को लेकर के जमीन स्तर पर उतरना होगा, क्योंकि 26 तारीख को पहला दूसरा मतदान होना है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयारी भी कर रही है। यानी कि बूथ स्तर पर अपने बूथ लेवल को और अधिक बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेगी, इसके साथ में जुड़ेगी, उन मतदाताओं के साथ में जुड़ेगी जो कभी घर से नहीं निकलते हैं, कभी घर से बाहर नहीं आते हैं, उनके साथ जुड़ करके मिशन 80 की तैयारी पे लगेगी। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के अंतर्गत काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और ये 400 पार का लक्ष्य कैसे संभव होगा ये बड़ी बात है और इसी रणनीति के आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि विपक्षी पार्टियां हैं। अगर विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें, क्योंकि ये सोचना उनके लिए भी बेहद मायने रखता है कि आखिर ये परसेंटेज जो मतदाता है वो बूथ स्थल तक क्यों नहीं पहुंचना चाहता। तो विपक्ष की क्या कुछ रणनीति इसको लेकर नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, बिल्कुल ये सकते हैं
हैं क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है और दोनों मिल करके इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो बसपा है। बसपा अलग एक अपने चुनाव के साथ में लड़ती नजर आ रही है, लेकिन खास बात ये होगी कि सभी दलों को चाहिए कि निश्चित तौर पे ऐसे अपने वोटरों को वहां तक बूथ तक ले जाए जो कभी बूथ तक नहीं जाते हैं, जो कभी वोट नहीं डालते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी जरूर निर्वाचन आयोग की होती है, डीएम की होती है कि वो वहां पर जा करके ऐसी प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के बीच में जा करके एक संवाद करते हैं कि जिससे कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ सके। तो यानी कि जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और डीएम एसएसपी को दी जाती है कि जगह जगह पर नुक्कड़ लगाए जाए, नुक्कड़ लगाने के बाद से जनता के बीच में संवाद करें, जनता से कैसे वोट बैंक खींच सकें, उन तमाम चीजों को जो रणनीति है उस पे काम निर्वाचन आयोग और डीएम के अधीन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पार्टियां भी जो है रूपरेखा तैयार करने लगी हैं, चाहे फिर वो विपक्ष हो या फिर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार हो। तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारें मिलजुल करके जनता के बीच में अगर जाएंगे, संवाद करेंगे वहां पर जनता के बीच में जाकर के, तो एक नया वोट बैंक प्रतिशत देखने को मिल सकता है जो पहले चरण में नहीं देखने को मिला। लेकिन साफ है कि जो मतदाता जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन मतदाताओं को घरों से बाहर निकालना पड़ेगा। परसेंटेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो गंभीर नजर आ रही है और शायद इसीलिए इस नई रणनीति को अप्लाई करने के लिए अब सोचा गया है। लेकिन विपक्ष की रणनीति फिलहाल इसको लेकर कुछ नजर नहीं आ रही है। संदीप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दूसरे चरण को लेकर अब ये नई रणनीति और इसके तहत पन्ना प्रमुखों की तैनाती होगी हर एक बूथ पर, और ताकि इसके तहत मतदाताओं को जो बूथ स्थल तक है वो पहुंचाया जा सके और ये जिम्मेदारी उन तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और विधायकों को सौंपी जाएगी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। गृह मंत्री अमित शाह का कांकेर दौरा है। नरहर देव मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशियां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियां भोजराज नाग के पक्ष में जनसभा करेंगे और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसको लेकर कांकेर लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में मतदान को लेकर ये दौरा बेहद अहम। चुनावी जनसभा को संबोधित कर मतदाताओं का रुख टटोलने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यानी कि भोजराज के समर्थन में ये चुनावी जनसभा बेहद अहम। तो कांकेर लोकसभा सीट जो है वो बेहद अहम है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है कांकेर में और दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। इस लिहाज से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जो जनसभा है ये बेहद अहम मानी जा रही है और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए ये दौरा 26 अप्रैल को चुनाव होना है यानी कि दूसरे चरण में इस सीट पर। और ये जो क्षेत्र में सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने हालांकि पूरी तैयारी भी की है। और आपको बता दें फिलहाल यहाँ का जो सियासी समीकरण है, क्योंकि ये नक्सल बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि उन संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पहले ही चुनाव आयोग ने जो है तैयारियां कर ली है। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होगा। कांकेर के किले की सियासी फाइट जो है वो बेहद दिलचस्प है। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के
वीरेश ठाकुर के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विकास अंभुरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए यहाँ पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी से प्रत्याशी भोजराज नाग चुनावी मैदान में है। क्या कुछ सियासी पारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सियासी समीकरण क्या कुछ नजर आ रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी है, क्या कुछ तैयारियां? ये एससी बहुल और एसटी बहुल है। आदिवासी जो यहाँ पे जनसंख्या है, यहाँ पे कई अधिक है मतदाताओं की। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे अमित शाह जो है गृह मंत्री यहाँ पर जस्ट पहुंचने ही वाले। मेरे पीछे आप देखेंगे जी, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ जो है देखेंगे, यहाँ पे जितने भी मतदाता है कांकेर लोकसभा क्षेत्र की, जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी के सब यहाँ पे मौजूद है, पहुंच गए हैं और अमित शाह जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो अमित शाह जी इस सभा में पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ जनसभा देखेंगे, विशाल यहाँ पे डोम देख सकते हैं। सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है आता है कांकेर। और यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा की जो टीम यहाँ पे लगी है, चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ महिलाएं हैं और यहाँ बैठे हुए। और ये लगभग कितना वक्त और लगने वाला है? देखा जाए तो कितने बजे ठीक पहुंचेंगे गृह मंत्री? बस कुछ ही देर में अमित शाह जी जो है यहाँ पे जनसभा में पहुंचेंगे और जो भोजराज नाग है प्रत्याशी भाजपा के, उनके लिए, उनके पक्ष में जी मतदान करने के लिए अपील करेंगे जनता से। जी, कौन कौन से मुद्दे, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कई संवेदनशील इलाके हैं, कई अति संवेदनशील इलाके हैं, तो कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पर ये जनता जाएगी बूथ स्थल तक? क्योंकि यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि इस सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वीरेश ठाकुर, वो सबसे उनकी भी एक अच्छी खासी पैठ है यहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका भी एक अच्छा दबदबा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कम महज 5 से 6 हजार मतों से वो पराजित हो गए थे। लेकिन इस वक्त फिर जो कांग्रेस पार्टी है उसने वीरेश ठाकुर पर भरोसा जताया है, उनको फिर से बार मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी की, तो वो जो भोजराज नाग है वो सक्रिय रूप से अपने क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। विकास के मुद्दे हो तो चाहे जो आपका विकास हो या फिर जो भी जन समस्या जो जुड़ी हुई है लोगों की, उनको लेकर लोगों से जाके अपने मत अधिकार प्रयोग करने की बात कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की जा रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए 2004 से, क्योंकि यहाँ का कांकेर सीट का भी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। जैसा कि पिछली बार देखा जाए तो काफी ये जीत एक बार दोहराएगी, क्योंकि किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विकास मतदाताओं का जो रुख है वो साफ बताता है कि ये रुख जो है किस ओर जाएगा और किसका जन समर्थन करेगा। तो यहाँ पर वो कौन कौन से बेसिकली मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर जन समर्थन मिलेगा किस राजनीतिक पार्टी को? जी देखिए, लगातार जो बस्तर है वो कहीं ना कहीं जो रेलवे लाइन को लेकर अछूता रहा है। यहाँ कांकेर में रेल लाइन नहीं है। जो मुद्दे हैं, हर जो राजनीतिक पार्टी है वो मैदान में उतरता है और बात कहता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो यहाँ पे बस्तर जो रायपुर से जगदलपुर की जो रेल लाइन है वो यहाँ पे रेल लाइन को बिछाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आवागमन सुलभ होगा और जनता को फायदा होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांकेर में रेल लाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इन मुद्दों को लेकर जो सभी प्रत्याशी है वो घर घर पहुंच रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम निश्चित रूप से रेल लाइन के लिए यहाँ पहल करेंगे और केंद्र से बजट लेके आएंगे, विशेष बजट लेके आएंगे और रेल जो है वो बस्तर में और हो सकता है कांकेर में बिछाएंगे रेल लाइन। जी बिल्कुल, 2004 से लेकर 9 से लेकर 14 तक बीजेपी ने यहां पर कांकेर सीट में जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार की सियासी बयार और रुख किस ओर जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का वो तमाम जो जनता जनार्दन है वो इंतजार करती हुई इस चुनावी जनसभा के दौरान नजर आ रही है। और अब से कुछ ही देर में जो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचेंगे, यानी कि चुनावी
जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री और कुछ वक्त और यहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसको लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बढ़ते आगे संत कबीर नगर का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला किया गया है। नाक से ब्लीडिंग के बाद कैबिनेट मंत्री अस्पताल पहुंचे और पट्टी कराने के बाद धरने पर बैठ गए। संजय निषाद इस बात को लेकर नाराजगी कि आखिर यह हमला करने वाला कौन था और इतनी बेबाकी के साथ कैसे हमला किया गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए संजय निषाद पहुंचे हुए थे। पट्टियां कराने के बाद धरने पर बैठकर उन्होंने साफ तौर पर कई आरोपों के साथ अब धरना प्रदर्शन अपने समर्थकों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई कि पर्याप्त जो सुरक्षा थी वो नहीं थी और इसी वजह से यह हमला हुआ। अज्ञात के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है। वो तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो प्रशासनिक अमला है वो अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। उन अज्ञात हमलावरों तक पहुंचने की कवायद की जा रही है और दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम से नाराजगी भी केंद्रीय मंत्री की देखने को मिल रही है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन हमलावरों का जो लिंकअप है या किसी राजनीतिक पार्टी से भी हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है। इन तमाम बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जाएगी और इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वाकई ये हमला करने वाले जो शख्स थे जो इतने निडरता के साथ शादी समारोह में पहुंच जाते हैं और एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर ये हमला कर देते हैं। डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर हमला किया गया, ये जानलेवा हमला था। एक तरह से देखा जाए वो गनीमत ये रही बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री। हालांकि हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब फिलहाल स्थिति जो है बेहतर है और इस बेहतर स्थिति के साथ अब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद और संजय निषाद संत कबीर नगर जो जा रहे थे। संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में सम्मिलित होना था उन्हें। वहां रास्ते में उनके साथ में घटना होती है। उस घटना के बाद से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां से उनका एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि उनकी आंखों पर माफ करिएगा नाक पे उनके चोट लगी है, उन्हें पट्टी जो है बंधी हुई है। इसके बाद से नाराज वो संजय निषाद उनके कार्यकर्ता जो है अस्पताल के बाहर जो है धरने पर बैठ जाते हैं और मांग करते हैं वहां पर कि जिस तरीके से हम पे हमला किया गया है उस हमले के सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साफ तौर पे उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने वहां के डीएम एसएसपी मौके पे पहुंचते हैं, वहां के पहुंच करके निरीक्षण करते हैं। साथ ही साथ वहां के जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस बार जो है सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी हुई है। साथ ही साथ में जो राहगीर आसपास के जो लोग थे, जो आसपास के जो रहने वाले थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरीके से आखिरकार संजय निषाद को चोट लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इस वजह से ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से संजय निषाद पे जो चोट लगी है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके साथ ही साथ में धरना देते हुए वीडियो वायरल होता है, तो साफ तौर पे इसकी पुष्टि स्वयं संजय निषाद करते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से उनकी चोट लगी, उनके ऊपर हमला किया गया, तो इस तरीके की बातें सामने निकल के आए। हालांकि पुलिस प्रशासन इस सारे मुद्दों को लेकर के लगातार तहकीकात कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, आसपास के सीसीटीवी खंगालने में लगा हुआ है कि कहां पर इसे राजनीतिक द्वेष कहा जाए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये राजनीतिक द्वेष के इरादे से ये हमला किया गया, क्या राजनीतिक दल से कोई लेना देना है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आखिर समाज में रह रही आम जनता कैसे सुरक्षित होगी?
रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर आज 2 जिलों के दौरे पर हैं। ब्रजेश पाठक उन्नाव और लखीमपुर खीरी जिले का दौरा करेंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम दोपहर करीब 12 बजे लखीमपुर खीरी में पहुंचेंगे और दोपहर करीब 2 बजे भगवंत नगर उन्नाव में संबोधन करेंगे। यानी कि चुनावी अशोर की शुरुआत जो है वो बेहद तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है और इस सिलसिले में लगातार जो दौरे का दौर है वो भी जारी है। उन्नाव और लखीमपुर का दौरा है। आज डिप्टी सीएम का बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन करेंगे। तो उन्नाव और लखीमपुर खीरी जिले का दौरा है। इस बीच चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों में शामिल होकर मुखातिब होंगे, संवाद करेंगे। 12 बजे करीब लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और इसके बाद उन्नाव और लखीमपुर खीरी जिले का दौरा यानी कि चुनावी दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही भगवंत नगर और उन्नाव में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। चुनावी जनसभा के साथ साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का भी हिस्सा बनेंगे डिप्टी सीएम। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य का सीतापुर दौरा है। आज 11 बजे करीब विधानसभा चुनाव कार्यालय पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे और करीब 2 बजे सिधौली में डिप्टी सीएम का संबोधन होगा। यानी कि ये चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस बीच कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और चुनावी जनसभा की तैयारियों को भी पूरा किया गया। इस दौरे से ठीक पहले बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 बजे सिधौली में डिप्टी सीएम का संबोधन है। तो लखनऊ से ये हम खबर आपको बता रहे हैं। केशव मौर्य का ये दौरा, चुनावी दौरा बेहद अहम। बहराइच से हम खबर आपको बता दें। सपा प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। लोकसभा 56 सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। इंडिया गठबंधन के हैं सपा प्रत्याशी रमेश गौतम। सपा उम्मीदवार रमेश गौतम अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
56 सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। इंडिया गठबंधन के हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम, जो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब तीसरे चरण के मतदान को लेकर भी नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत। और इस सिलसिले में लोकसभा 56 सीट से दाखिल करेंगे नामांकन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी अमरोहा से हम खबर आपको बता दें, खेत में गिरा हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल है। थाना डिडौली के गांव जोई का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाई टेंशन तार गिरने की वजह से आग की चपेट में आया गेहूं और पूरी कई बीघे जो फसल है वो जलकर राख हो गई। और इस नुकसान से जो किसान है उसका रो रो कर बुरा हाल। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन जो गेहूं की फसल थी 5 बीघे फसल जलकर राख हो चुकी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर, पीएससी के 3 जवान सस्पेंड किए गए हैं। युवक को चारबाग से अगवा कर पीटने का ये पूरा मामला है। 13 अप्रैल की रात बैरक में लाकर जमकर उसकी पिटाई की थी और पीड़ित ने महानगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। ड्यूटी पर तैनात 3 जवानों पर मामले में कार्रवाई हुई है और जांच के बाद आरोपी जवानों को निलंबित किया गया है। अभिषेक यादव, शुभम कुमार, कार्तिकेय सिंह को सस्पेंड किया गया है। 2021 बैच के हैं ये तीनों सस्पेंड आरोपी। तो पीएससी जवान के इस कारनामे की वजह से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल एक शख्स को बैरक में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया था और इसी के चलते ये कार्रवाई हुई है। तो 2021 बैच के ही तीनों आरोपी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। पीएससी के 3 जवानों को सस्पेंड किया गया। तो युवक को चारबाग से अगवा कर पीटने का ये पूरा मामला, जिसमें युवक ने एफआईआर दर्ज कराई थी और 13 अप्रैल की रात बैरक में ले जाकर इसकी पिटाई की गई थी। इन जवानों के द्वारा पीड़ित ने महानगर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। खाना खाने गया था, पूरी सब्जी खा के आ रहा था। चारबाग में खाना खाने गया था, पूरी मैं ओवर ब्रिज क्रॉस करने लगा, उसमें से थोड़ा धक्का लग गया। तो धक्का लगने के बाद ये गाली गलौज करने लगे, तो हमको झापड़ मार दिया। तो उसमें मारपीट होने लगी, तो ये हमको पुलिस कह के अपने साथी को बुला लिया 3-4। तो ये हमको उठा के यहाँ लिया, बोले महानगर थाने में ले चलना। तो वहाँ से यहाँ लिया, यहाँ ला के हमको बहुत मारे यहाँ इनके साथी लोग ने। फिर बाद में हमको जब छोड़ने जा रहे थे
जैसा ही छोड़ने वाले थे मेरी सिस्टर लोग दिख गई, वहाँ से ये पकड़ लिया गया। तो महानगर थाने में ले जाके हम लोग ने दे दिया। वहाँ पे पुलिस मिल गई थी हम लोग को, जहाँ पे ये छोड़ रहे थे उसके थोड़ा आगे पुलिस मिल गई थी, तो हम लोग पुलिस की हेल्प मांगा था। बढ़ते आगे कानपुर से हम खबर, फर्राटा वाहन का एक बार फिर दिखा कहर। स्कूल जा रहे छात्र को ट्रक ने मारी टक्कर, छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। घाटमपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से हम खबर सामने आ रही है। अमरोहा से आपको खबर बता दें, मोबाइल चलाते समय छात्र की मौत। अमरोहा से अहम खबर, 16 वर्षीय ये छात्र बताया जा रहा है जिसके हार्ट अटैक आने से मौत हुई है और मोबाइल चला रहा था। मोबाइल चलाते वक्त अचानक हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। वीडियो देखते समय पीछे को गिरा ये छात्र और अचानक मौत। मोबाइल में वीडियो देखते देखते ये हादसा हुआ। डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। तो आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। सैद नागली क्षेत्र के गांव ढक्का का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर अस्पताल ले जाने के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अमरोहा से खबर सामने आ रही है, मोबाइल देख रहा था ये 16 वर्षीय छात्र और अचानक से हार्ट अटैक वजह निकलकर सामने आई है, जिसके चलते इसकी मौत होना बताया जा रहा है। मोबाइल देखते वक्त 16 वर्षीय युवक की मौत। सैद नगली थाना क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है। अमरोहा से अहम खबर, मोबाइल चलाते वक्त ये हादसा हुआ। 16 वर्षीय ये छात्र जो काल के गाल में समा गया। वजह जो निकलकर सामने आई है कि मोबाइल देखते वक्त हार्ट अटैक बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि आनंद फानंद में अस्पताल भी पहुंचाया गया। उससे आया, मोबाइल लिया मुझसे, इनने मोबाइल लेकर देखता रहा, पीछे को सो गया। फिर मोबाइल देखते देखते हाँ 4 बजे मेरी आँख खुली, जब मैंने झंझोड़ा तो ये फैट हुआ था पूरा। किसी डॉक्टर कहाँ ले गए थे? हाँ डॉक्टर को यहाँ दिखाया, फिर नगली दिखाया। क्या भाई बहन थे? 2 भाई थे। सबसे बड़ा था ये? हाँ सबसे बड़ा। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। लगातार ये आंकड़े जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 16 वर्षीय ये छात्र था, युवक था, जिसकी मोबाइल देखते वक्त मौत हो गई। हालांकि जो वजह बताई जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। आनंद फानंद में अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इस शख्स को मृत घोषित कर दिया।
साधारण अगलिया क्षेत्र के ढक्का का ये मामला सामने आ रहा है। अमरोहा से खबर। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। शीरब, लगातार ऐसे जो मामलों में है इजाफा देखने को मिल रहा है। मोबाइल चला रहा था ये 16 वर्षीय छात्र और अचानक से इसकी मौत हो गई। निश्चित तौर पे आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के सैदनगरी थाना क्षेत्र के ढक्का गांव का है, जहां पर एक 11 वर्षीय छात्र जो है वो अपने पिता से मोबाइल लेकर देख रहा था। चलिए, तो फिलहाल संपर्क टूट गया। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। सैदनगरी का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली से आपको खबर बता दें, बरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दबंगई से बाज नहीं आ रहे। रहीस जादव की दबंगई सीसीटीवी में कैद हुई है। होटल की छत से व्यापारी के बेटे को दबंगों ने नीचे फेंक दिया और होटल में प्री वेडिंग पार्टी के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। तो होटल में प्री वेडिंग पार्टी के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे की जो वजह रही, क्या वजह रही जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, दबंगों ने दबंगई दिखाई। हालांकि ये वीडियो भी सामने आ रहा है जहां पर कुछ युवक आपस में झड़प करते हैं और झड़प करते हुए सीधे इस युवक को नीचे फेंक देते हैं। तो बरेली में दबंगों की दबंगई किस कदर है, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है। तो रईस जादव की ये दबंगई सामने आ रही है जो कि सीसीटीवी में कैद हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। तो होटल में प्री वेडिंग पार्टी के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। अचानक से 4 से 6 लोग एक गुट में खड़े होते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। छत से गिरने के बाद जो युवक है, हालांकि व्यापारी के बेटे की दबंगई का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। देखना यह होगा कि क्या इस वीडियो का प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई इस रईस जादे के खिलाफ होती है। लेकिन ये वीडियो ये बता रहा है कि दबंगई किस कदर हावी है। इसी खबर पर शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, बरेली की ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट होती है और इसके बाद ये शख्स दूसरे शख्स को नीचे फेंक देता है। देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी में साफ चीज नजर आ रही है कि दो पक्षों के बीच में एक होटल की 5वीं मंजिल पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक कारोबारी के बेटे ने एक शख्स को नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और ये रविवार की घटना है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है और जरूर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इस बात को बताया है कि दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ, क्योंकि वहां पर प्री वेडिंग की एक पार्टी चल रही थी और पार्टी के दौरान शिवा, विवाद किस बात को लेकर हुआ, क्या ये साफ हो सका? देखिए, क्योंकि शराब पार्टी चल रही थी और शराब पार्टी के बीच में कुछ ऐसी पुरानी बातें हुई थी दोनों पक्ष के बीच में, जो अंदरूनी बातें थी और पहले की बातें थी और उसी बात विवाद के बीच में दोनों में जब ये वाद हुआ तो दोनों लोग बालकनी की तरफ आए, बालकनी से छत की तरफ आए। जब इस पक्ष में आप देखते हैं सीसीटीवी में कि 4 लोग मौके पर मौजूद हैं और दो लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक पक्ष का जो व्यक्ति है जो उस पर दूसरे पक्ष पे बहुत ज्यादा हावी हो गया और उसे मारते मारते वो पीछे तक ले गया और जिससे वो घटना पूर्व किस तरीके ये कहा जा सकता है कि प्राइमा फेसी पुलिस को नहीं मिली है कि एक शख्स नीचे किसी को फेंकना ही चाहता था, उसको मौत के घाट उतारना चाहता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो होटल की छत से व्यापारी के बेटे को दबंगों ने नीचे फेंक दिया। सीधे सियाचिन का रुख कर लेते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। भोजन अर्पित किया जाता है, इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए।
दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं पर लगेगा तो हमारे सैनिकों से लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ ठीक होली के एक दिन पहले ही आना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी मैं नहीं आ पाया। हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे और सुचिंद्र कुमार जी तो यहीं पर थे, मिस्टर बाली वहां पर थे। पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके बीच उस समय मैं नहीं पहुंच पाया, उसकी वेदना मुझे थी, इसीलिए आज आया। साथियों, तो मैं चाहता हूं कि सैनिकों के साथ ऐसा सेलिब्रेशन हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में, गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी में, इन जगहों पर हर बार सबसे पहले सम्मान पूर्वक पर्व और त्योहार मनाए जाने चाहिए। यहाँ हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप एयर चीफ और नेवी चीफ से भी बात करके एक नई परंपरा स्थापित कर दें कि भारत में जब भी पर्व और त्योहार हो तो उसकी शुरुआत आप एक दिन पहले देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ मनाकर करें। यह हमारा आग्रह है। साथियों, यह राष्ट्र सेवा का आप जो कार्य कर रहे हैं, यह कोई साधारण काम नहीं है, यह एक दैवीय कार्य है। इसका मोल कोई भी कीमत देकर किसी भी सूरत में चुकाया नहीं जा सकता है। यहां सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में भी आप दुश्मन पर गोली दागने के लिए और अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, तभी देश में लोग चैन से हर त्योहार मना पा रहे हैं। रक्षक होने का आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वह सब किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा ही करते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए आप सभी सैनिक भी हमारे लिए किसी रक्षक देवता से कम नहीं है। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि आपके बच्चों, माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन-मन से समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर हमारे देश के जवानों की चिंता करते रहते हैं और यहाँ आते समय उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं दी। वैसे होली के पर्व पर उनकी शुभकामनाएं आप सबको मिली ही थी, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, होलिका दहन के संदर्भ में एक कथा आती है, मैं समझता हूं आप लोगों ने सुना भी होगा। जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है, एक दैवीय और चमत्कारी वस्त्र ने भक्त प्रहलाद की आग से रक्षा की थी। उसी वस्त्र की भांति आप देश के दुश्मनों की शत्रुतापूर्ण आग से देशवासियों की इसी प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको और आपके परिवारजनों को देर से ही सही होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा कि हर एक पर्व जो है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं हर पर्व सियाचिन और कारगिल की चोटियों में मनाया जाना चाहिए। तो पहले ये सैनिक जिनकी मौजूदगी है
तो इनके बीच ये पर्व मनाया जाना चाहिए। हर एक पर्व एक संस्कृति को बयां करने वाला और हमारी जो धरोहर है उसका जो शुभारंभ है वो सियाचिन और कारगिल की चोटियों में होना चाहिए। तो इसी बीच संवाद करते हुए सैनिकों से मुखातिब होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। ठीक ठाक है, यहाँ गर्मी नहीं लगती है, बड़ा आनंद रहता होगा। सर सलमान नायब सरदार हरिंदर सिंह बारागोड़ा सब सेक्टर वेस्ट टैक्सी में डिप्लॉय है सलमान। बहुत अच्छा। शोक नदी के साथ एलसी पार करने के पहले ये बटालियन डिप्लॉय है। आप खाते रहो, सब लोग साथ खाओ, तभी ना खाने खाओ 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 बेटा, तुम सब लोग साथ खाओ। जय श्री राम। हम लोग 20 मिनट अरे यही बाद में होगा, खाओ। सर ये 20 मद्रास के ट्रुप से जिनको हम कुमार पे मिलके आए ये नेक्स्ट रोटेशन में ऊपर जाएंगे। जय श्री राम। जाना है आप आए हैं, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। आपको सियाचिन ब्रिगेड में बहुत बहुत बधाई। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। श्रीमान सूबेदार राजेश कुमार 20 मद्रासा में केरला का रहने वाले साहब, कालिकी डिस्ट्रिक्ट साहब। मैं केरला में गया था साहब। अरे अभी 2 दिन पहले हमारी पब्लिक मीटिंग थी वहाँ। थैंक यू साहब। बहुत गर्मी जी है, अपना पूरा अब जाना जल्दी। दोनों इलेक्शन कैंपेन छोड़कर आज यहाँ पर आए हैं सब। कहाँ से? केरला कोल्लम कर रहे हैं। केरला, कोल्लम ही मैं गया था जी। हाँ, कोल्लम में भी पब्लिक मीटिंग थी हमारी। नमस्कार साहब, सुबेर सायराज, मैं तमिलनाडु का अरीलोक डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में 2 दिन रह के आया। इलेक्शन कैंपेन छोड़कर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो फिलहाल सियाचिन पहुंचे हुए हैं और जो सैनिकों से मुखातिब होते हुए संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं सियाचिन की। सर हमारे पटन अभी बैठक में जुड़ा है सर, हमारे 3 कम्प्लेक्स है सर। ये सब खाना ये खाओ, मिठाई खाओ आप लोग। अरे साहब खा रहे हैं यार, खाओ आप भी खाओ। ये सब जवान सर इसी के पूरे रहने वाले। हाँ बट लग रहा है, ये तो चेहरा बतला देता है कि लद्दाख। और सब ठीक है जी सर। जय साहब। नेक्स्ट विद सर सर खाओ बेटा, खाओ सब। टेक्निकल सपोर्ट जय श्रीमान। हम 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड के टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप हैं, जिसमें यूनिट्स हैं ऑर्डिनेंस, ईएमई, इंजीनियर्स और सिग्नल। और जय श्रीमान। मैं कप्तान सोनी स्वतंत्र कर्मशाला से हूँ। कैप्टन हो? इसी के साथ है लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।